Good morning students. I am starting with the first topic. लास्ट लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था. तुम्हारे बैच का ये पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ. दैट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सब लोग अगले पेज पे चले जाओ, नए पेज पे चले जाओ एंड गिव द हेडिंग. इंडियाज 40. India's 40. Investment property. India's 40. टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. Now, what do you mean by investment property? Just understand. Nobody will write anything. फिर मैं लिखवाने दूंगा तुमको, पूरा लिखने का दूंगा, तब लिखना. सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. Nobody will write anything. Just understand. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन लैंड और इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन लैंड और इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और बोथ. इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और फॉर बोथ. लेकिन फॉर व्हाट पर्पस? either for earning rentals or for appreciation और अर्निंग्स थ्रू एप्रिसिएशन. अरे आज हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? आज इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ मैं, शेयर्स में करता हूँ, डिबेंचर्स में करता हूँ, बॉन्ड्स में करता हूँ. एक तो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलते रहे और उसके बाद में उसका भाव बढ़ने पे मैं बेच दूँ और बेच के मैं कैपिटल एप्रिसिएशन कमा लूँ. तो सेम थिंग इधर भी, ये भी इन्वेस्टमेंट ही तो है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किस में है? प्रॉपर्टी में है. सो प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड और बिल्डिंग और बोथ. यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन लैंड और इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. और बोथ लैंड एंड बिल्डिंग आइदर फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. either for earning rentals or for capital appreciation. So this is what is investment property. मैं तुमको एग्जाम्पल्स देता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सुनो. एग्जाम्पल शर्मा सर. ठीक है ना? आई रिसीव्ड फीस. मेरे को स्टूडेंट से फीस मिली बाय सेलिंग माई रिकॉर्डेड लेक्चर्स. कितनी फीस मिली? 2 करोड़. मेरे को 2 करोड़ रुपए मिले बाय सेलिंग माई गूगल ड्राइव लेक्चर्स. एंड दिस मनी आई इन्वेस्टेड. ये पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया. कहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया? मैंने एक फ्लैट परचेज कर दिया. दिस मनी आई हैव इन्वेस्टेड इन अ फ्लैट. मैंने एक फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया और ये फ्लैट मैंने रेंट पे दे दिया. किसको दे दिया? कि इंडिविजुअल को दे दिया.
तो अगर मैं रेंट कमा रहा हूं तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और इस पे इंडियस 40 अप्लाई होगा। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी और इस पे इंडियस 40 से अकाउंटिंग होगी। और एक एग्जांपल सुनो, मेरे पास और पैसे बचे और मैंने वो पैसे से आई परचेज्ड एक शॉप परचेज किया मैंने। आई परचेज्ड अ शॉप इन ऑर्बिट मॉल। मैंने इन ऑर्बिट मॉल में एक शॉप परचेज किया और वो शॉप रेंट पे दे दिया। किसको दे दिया? ये शॉप मैंने रेंट पे दे दिया मैकडॉनल्ड्स को। फिर से मैं रेंट कमा रहा हूँ, ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और इंडियस 40 अप्लाई होगा। मेरा बोलने का मतलब है आई कैन इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल प्रीमाइजेस, आई कैन इन्वेस्ट in commercial premises, I can give it on rent to an individual, I can give it on rent not to an individual but to a company। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मैंने इन्वेस्ट किया रेसिडेंशियल प्रीमाइजेस में, मैंने इन्वेस्ट किया कमर्शियल प्रीमाइजेस में। मैं रेंट इंडिविजुअल को भी दे सकता हूँ रेंट पे, मैं रेंट कमा सकता हूँ कंपनी से भी। मैकडॉनल्ड्स इज अ कंपनी। इंडिविजुअल से भी मैं रेंट कमा सकता हूँ, मैकडॉनल्ड्स से भी कमा सकता हूँ। मैं प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? आई कैन इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल फ्लैट में और मैंने कमर्शियल कहीं पे भी करूँ। ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सुनते जाओ एग्जाम्पल्स, सब कुछ लिखा के दूंगा, कुछ तुमको रनिंग नोट्स नहीं लिखना है। एवरीथिंग आई विल मेक यू राइट। सपोज मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदी। आई परचेज 10 एकर्स लैंड, लेकिन मैंने इसको रेंट पे नहीं दिया। आई हैव नॉट गिवन ऑन रेंट। हर बार मैं रेंट पे नहीं दूंगा। आई हैव नॉट गिवन ऑन रेंट। मैंने क्या किया ये प्रॉपर्टी का? मेरा इंटेंशन है इसको प्लॉट्स में कट करूं, कट इट इन प्लॉट्स, इसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कट करूंगा और आज नहीं बेचूंगा। आई विल सेल इन फ्यूचर। क्यों फ्यूचर में बेचूंगा? क्योंकि फ्यूचर में भाव बढ़ेगा ना। अरे कैपिटल एप्रिसिएशन। तुम बोलोगे फ्यूचर मतलब कितना फ्यूचर? मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अपने को मोर देन वन ईयर रुकना पड़ता है। सो मैंने परचेज कर लिया, जमीन खरीदी, उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कट करूंगा और भाव आने पे बेचूंगा। तो ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटेंशन रेंट कमाना नहीं है। यहाँ पे मेरा इंटेंशन रेंट कमाना नहीं है। मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या है? मेरा इंटेंशन यहाँ पे है कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना। अरे मैंने एक प्लॉट ही परचेज कर लिया, मैंने एक प्लॉट परचेज किया और भाव आने पे बेचूंगा। इसको भाव आने पे बेचूंगा तो एप्रिसिएशन का वेट कर रहा हूं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, समझा क्या नहीं? मैंने एक फ्लैट परचेज कर लिया, एक फ्लैट परचेज कर लिया और उसको रेंट पे दे दिया, तो मैं रेंट कमा रहा हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन और एक है, जिस दिन भाव आएगा उस दिन बेच दूंगा। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं कि आज रेंट भी कमा रहे हैं और इंटेंशन है भाव आने पे बेच देंगे, प्राइस राइज होते ही बेच देंगे, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी कमाना है। तो ये सारे के सारे जो मेरे एग्जांपल्स है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या? देखो एकदम स्ट्रॉन्ग तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड, इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग और बोथ, या तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड या इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और बोथ। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। और एक चीज़ मैंने एग्जांपल्स दिए थे, मेरे पास फीस के पैसे आए और वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया फ्लैट पे और वो इंडिविजुअल को दे दिया और मैं रेंट कमा रहा हूँ। तो रेंट कमा रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन रेंट कमाना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने कमर्शियल प्रीमाइजेस खरीदा और वो मैंने रेंट पे दे दिया एक कंपनी को,
फिर से मैं रेंट कमा रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल से भी रेंट कमा सकता हूँ फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी और फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल से भी कमा सकता हूँ, कंपनी से भी कमा सकता हूँ। ये दोनों मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने 10 एकड़ ज़मीन खरीदी, उसको रेंट पे नहीं दिया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, इसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कट करूँगा और वेट कर रहा हूँ, जिस दिन भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन है एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना। मैंने एक प्लॉट परचेज किया लेकिन आज नहीं बेचूंगा, उसका जब भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा। सो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एप्रिसिएशन में इंटरेस्ट है। सो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अरे ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने एक फ्लैट परचेज किया, उसको रेंट पे दे दिया, लेकिन और एक इंटेंशन है, जब अच्छा भाव आएगा तो बेच दूंगा। सो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हुई, और क्या है। दीज आर माई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली। से मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूँ तो बहुत डिटेल में पहले समझाता हूँ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो तुम्हारे को कुछ डाउट्स नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पे बच्चे डाउट्स पूछने शुरू करते हैं। जो आज तक बच्चों ने डाउट्स पूछा है ना, उसकी भी मैंने लिस्ट बना रखी है और वो लिस्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया इधर। देख लो ना, बच्चा डाउट बोलता है, बोला सर एक कंपनी एक्स लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, उसके पास एक फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री है, इसका मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही है। जमीन पे फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रखी है, मतलब उसके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, फैक्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग है। वो उसने वो उस पे कोई रेंट नहीं कमा रहा है, वहाँ पे वो कोई रेंट नहीं कमा रहा है, ना फिर वो कोई एप्रिसिएशन के इंटेंशन से ये फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग होल्ड कर रहा है। ना तो रेंट कमा रहा है, ना वो उसको एप्रिसिएशन होने पे बेचने के इंटेंशन से रखा हुआ है। अरे यहाँ पे तो वो गुड्स बना रहा है। दिस इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये जो फैक्ट्री है, दिस इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो सर इसको क्या बोलोगे? ये भी तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग है। तो बच्चों याद रखना, इस पे इंडियस 40 नहीं, इस पे इंडियस 16 अप्लाई होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था ना, AS 10, वो CA फाइनल में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है इंडियस 16। So if there is investment in land and building, but your intention is not to earn rentals or appreciation, but it is owner occupied property, अरे ये owner occupied property है, ये owner occupied property है and used for own business। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो अपने खुद के बिजनेस के लिए अगर यूज कर रहा है, ओनर अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियस 40 की अकाउंटिंग नहीं होगी, वहाँ पे अकाउंटिंग होगी इंडियस 16 की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अरे और एक कंपनी है वाई लिमिटेड, देयर इज वन मोर कंपनी वाई लिमिटेड। ये वाई लिमिटेड कंपनी के पास एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग को उसने क्या बना रखा है, इसने बना रखा है शोरूम बना रखा है अपने गुड्स बेचने के लिए। तो वापस वही है, दिस इज नॉट हेल्ड फॉर रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन, दिस इज हेल्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। फिर से ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दिस इज अगेन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे इंडियस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होगा, इंडियस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट कमाना, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना उसका इंटेंशन नहीं है। तो देख लो, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, 2 एग्जाम्पल ऐसे दे दिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन इंडियस 40 इज नॉट एप्लीकेबल। इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड एंड बिल्डिंग है बट इंडियस 40 इज नॉट एप्लीकेबल। एक एग्जाम्पल और सुन लो, देखो मैं तुमको बताता हूं, एक्स लिमिटेड ये एक बिल्डर है,
एक्स लिमिटेड एक बिल्डर है और ये बिल्डर ने परचेज किया है प्लॉट। इसने एक प्लॉट परचेज किया है और वो प्लॉट पे क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्ट करेगा, वो कंस्ट्रक्शन करेगा और वो कंस्ट्रक्शन करके बनाएगा फ्लैट्स, कंस्ट्रक्शन करके बनाएगा फ्लैट्स। फ्लैट्स उसने बना लिए और फिर क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा। सर इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अरे लेकिन ये इस पे इंडियस 40 अप्लाई नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है। ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है। इसका यही बिजनेस है, वो जमीन खरीदता है, उस पर शॉप्स फ्लैट्स बना के बेचता है और जब नहीं बेच पाता है तो उसको वो बोलता है इन्वेंट्री, उसको इन्वेंट्री बोलता है। सो जब तक ये फ्लैट्स नहीं बिकेंगे उस पर इंडियस 40 नहीं, उस पर इंडियस 2 इन्वेंट्री वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होएगा। इन्वेंट्री वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस 2 विल बी एप्लीकेबल। बोलो बच्चों, समझा क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? पहला एग्जाम्पल था फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा डाला, लेकिन वहां से तो गुड्स बनाना है, रेंट नहीं कमाना है। हमको कोई रेंट नहीं कमाना है, हमको कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। दूसरा वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का पास शोरूम है, वहां से वो गुड्स बेचेगा, रेंट नहीं कमा रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए नहीं होल्ड किया हुआ है। ये सब ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है दोनों केस में। और थर्ड केस में बिल्डर का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स खरीद के बेचना, उसको कंस्ट्रक्ट करके बेचना। तो जब तक नहीं बेच सकता है तब तक वो उसको इन्वेंट्री मानेगा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सुन लो एक एग्जाम्पल और सुन लो। मेरे पास एक क्लासरूम है, मेरे पास एक क्लासरूम है, मैं खुद यूज कर रहा हूं। मेरे पास क्लासरूम है, मैं खुद यूज कर रहा हूं। तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, तो उस पर इंडियस 16 अप्लाई होएगा, इंडियस 16 अप्लाई होगा। लेकिन मेरे पास एक प्रीमाइसेस और है, मेरे पास और एक प्रीमाइसेस है जो मैं रेंट पे देता हूं। क्लासरूम के प्रीमाइसेस तो मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज करता हूं, तो इंडियस 16। लेकिन एक प्रीमाइसेस और है जो मैं रेंट पे देता हूं, और एक प्रीमाइसेस है जो मैं रेंट पे तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एप्रिसिएशन का वेट कर रहा हूं, प्राइस राइज होगा तो बेचूंगा। तो इसको मैं बोलूंगा इंडियस 40। इस पे जो अकाउंटिंग होगी वो इंडियस 40 के अकॉर्डिंग होगी। और कैपिटल एप्रिसिएशन मैंने बोला लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन है ये, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। अच्छा, अगर मैं बिल्डर हूं और मैं एक प्रीमाइसेस परचेज करता हूं बेचने के लिए, इफ आई एम अ बिल्डर, और एक प्रीमाइसेस में परचेज कर रहा हूं फॉर रीसेल, और अगर अभी तक वो बिकी नहीं है तो उसको बोला जाएगा इंडियस 2 इन्वेंट्री। आई कॉल इट एज इंडियस 2 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। एक एग्जांपल और देता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग है, क्योंकि जमीन पे बिल्डिंग भी बना रखी है। मेरे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री होने का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये फैक्ट्री को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, आई हैव डिसकंटिन्यूड, मैंने फैक्ट्री को डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया? क्योंकि मैंने नई फैक्ट्री बिल्डिंग बना ली और मैंने मेरी पूरा काम वो नए फैक्ट्री बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। तो ये पुरानी बिल्डिंग को, पुरानी फैक्ट्री को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया और अभी मैं इसको बेचना चाहता हूँ, और सेम कंडीशन में इमीडिएटली आई वांट टू सेल इट इमीडिएटली, मैं उसको इमीडिएटली बेचना चाहता हूँ इन द सेम कंडीशन। जो कंडीशन में है वो कंडीशन में इसको मैं बेचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेल इट इमीडिएटली इन द सेम कंडीशन। बोलो बच्चों। सो मेरे पास एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस थी, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग है, जो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि मैंने नई बिल्डिंग बना ली
और मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, इसको बेचना चाहता हूं, जैसी है वैसी वही कंडीशन में, कोई इसमें काम कराना नहीं चाहता हूं, आज आ जाए कोई तो आज बेच दो इसको, तो तुम बोलोगे सर बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे कि इसको? अरे पहले तो फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग थी, पहले तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रहा था, तो इंडिया 16 था। लेकिन आज अगर इमीडिएटली बेचना चाहता हूं, इमीडिएटली बेचने का मतलब है मेरे मन में कोई एप्रिसिएशन का हिसाब नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा काम करा के 6 महीने साल भर बाद बेचना चाहूं तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल सकता हूं, क्योंकि तब मेरे दिमाग में चल रहा है कि थोड़ा इसको साफ सफाई करवाएं, रंग रोगन करवाएं, इसको थोड़ा अच्छा बना दें ताकि ज़्यादा पैसा मिले, तो मेरे दिमाग में एप्रिसिएशन चल रहा है। बट अभी मेरे दिमाग में कोई एप्रिसिएशन नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं चल रहा। मैं तो जो हालत में है, जो कि तो जो हालत में, वो हालत में बेचना चाहता हूं, तो इसको इंडियाज 40 नहीं बोलेंगे, इस पे अप्लाई होएगा इंडियाज 105, दैट इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, तुम बोलोगे सर कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, इसीलिए तो ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैं शुरुआत करता हूँ। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमेशा मैं ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि आई एम एबल टू टच मेनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो मैंने समझा दिया वो लिखवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे प्लीज़ प्रैक्टिस करते चलो। जो मैं करवा रहा हूँ ऑन डेली बेसिस की प्रैक्टिस है। काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, लास्ट में तो बच्चे थक जाते हैं, और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो थकते नहीं, उनको और इंटरेस्ट आता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ता है ना, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने का तरीका एकदम सिंप्लीफाइड है, मैं समझाता हूँ, साथ में लिखवा देता हूँ, और तुम्हारे पास खुद के नोट्स होते हैं। कोई प्रिंटेड मटेरियल को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, वो मेरा काम नहीं है। प्रिंटेड मटेरियल को अंडरलाइन करूँ, हाईलाइट करूँ, तुम्हारे पास बुक आ रही तो वो तो तुम ही पढ़ लोगे, उसमें मेरा क्या समझाना होगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट आराम से। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, दूसरों से ज़्यादा ही टाइम लगता है, बट वंस माई सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, तुम भले तुम्हारा नोट्स भला, तुमको वो नोट्स रीड करते ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ आ जाएगा। जो चीज़ें मैंने समझाई है एकदम सिंपल फॉर्म में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, जितना मैंने लिखा दिया उतना लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दे दो खाली, ये सब मैं निकाल दूं सो दैट वी कैन राइट हियर। अरे जो समझा है समझा क्या नहीं तुम लोगों को? सारे के सारे बच्चे रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, एक्चुअली लाइव आना नहीं चाहते। ठीक है, मार्क्स तो उससे भी ला रही है, फाइनल के लिए तो ठीक है, बट लाइव में तुम्हारा प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। रिकॉर्डिंग में थोड़ा तुम ज़्यादा टाइम ले लेते हो, क्योंकि रोज डिसिप्लिन तरीके से तुम बैठ नहीं सकते। लिखो कॉन्सेप्ट 1। ऑल ऑफ यू राइट कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मीनिंग ऑफ concept 1, meaning of investment property. Underline. As per the provisions of India's 40, as per the provisions of
As per the provisions of India's 40, investment property means investment property means property means investment in land, building, or both. As per the provisions of India's 40, investment property means investment in land, building, or both. But it should be held. But it should be held It should be held for earning rentals. It should be held for earning rentals or for long term appreciation. Or for long term appreciation. Examples: examples of investment property. Examples of investment property. लिखो examples of investment property. Number 1. See, because India's is applied on companies, I cannot give my example. I can say Vedanta Academy. Vedanta Academy Limited. Received fees. Received fees of 2 crores. Received fees of rupees 2 crores from sale of Google Drive lectures. Yes, from sale of recorded lectures. लिख दो. From sale of recorded lectures, and this is invested. This is invested in flat, which is let out. This is invested in flat, and this is let out to anyone. Anyone का मतलब है इंडिविजुअल, को भी दे सकता हूं और कंपनी को भी दे सकता हूं.
इंडिविजुअल और कंपनी, तो रेंट कमा रहा हूं ना, रेंट कमा रहा हूं, सो this investment will be considered. This investment will be considered. This investment will be considered as investment property. This investment will be considered as investment property और इस पे अप्लाई होगा इंडियस 40. जो समझा दिया वो लिखवा दिया, तुमको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे नोट्स रीड करो खाली. नंबर 2, X Limited purchased a shop. X Limited purchased a shop. Purchased a shop in Inorbit Mall. X Limited purchased a shop in Inorbit Mall. And given on rent. And given on rent to McDonald's. Given on rent to McDonald's is also an investment property. Is also an investment property. हाँ, इस पे भी इंडियस 40 एप्लीकेबल है. मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए, जो जो मैंने समझा, मैं सब कुछ लिखवा के दूंगा. तुमको कोई रनिंग नोट्स नहीं लिखना है. मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदी थी, परचेज्ड. Purchased 10 acres of land. Purchased 10 acres of land, but not given on rent. मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदी, बट नॉट गिवन ऑन रेंट बिकॉज इंटेंशन. Because intention is to cut plots. इंटेंशन है कि उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कट करें. हाँ, एंड सेल इट. सो छोटे छोटे प्लॉट्स में कट करके बेचने का मतलब है, मेरे दिमाग में चल रहा है कैपिटल एप्रिसिएशन. इन अदर वर्ड्स, yes, in other words, held for appreciation. In other words, held for appreciation. Full stop. So,
So this investment in land, so this investment in land will also be considered. This investment in land will also be considered as so this investment in land will also be considered as investment property और इस पे भी अप्लाई होगा इंडियाज 40, इस पे भी अप्लाई होगा इंडियाज 40. नंबर 4, परचेज अ फ्लैट फॉर रीसेल. परचेज अ प्लॉट लिख देना. परचेज अ प्लॉट फॉर रीसेल. मेरा कोई प्लॉट खरीद के बेचने का ही धंधा नहीं है, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ. परचेज अ प्लॉट फॉर रीसेल ऑन एप्रिसिएशन. अरे मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मेरा तो इन्वेस्टमेंट है. मैं एप्रिसिएशन आएगा, प्राइस राइज आएगा तो बेच दूंगा. सो दिस इज ऑल्सो an investment property. This is also an investment property. ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. अगर मैं बिल्डर होता और मैं प्लॉट परचेज करता रीसेल के लिए और रीसेल नहीं हुआ होता तो वो इन्वेंट्री मानी जाती थी. बट यहाँ पे मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ. मैंने थोड़ी लिखा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. परचेज अ फ्लैट. Purchased a flat and given on rent. Purchased a flat and given on rent. Given on rent. Will be sold. Will be sold on price rise. आज रेंट भी कमा रहा हूं और बेच दूंगा जब प्राइस बढ़ेगा. विल बी सोल्ड ऑन प्राइस राइज, दैट इज एप्रिसिएशन. दैट इज एप्रिसिएशन. सो ये भी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. दिस इज ऑल्सो an investment property. और यहाँ पे भी इंडियाज 40 अप्लाई होगा. देखो ये सारे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे भी इंडियाज 40 अप्लाई होगा. लेकिन मैंने कुछ बच्चों के डाउट्स भी बताए थे कि कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग तो इन्वॉल्व है लेकिन इट इज नॉट कवर्ड बाय इंडियाज 40, इट इज कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स. तो लिखोगे कॉन्सेप्ट नंबर 2. लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो कॉन्सेप्ट 2. कॉन्सेप्ट 2. लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड बाय land and building covered by other standards.
यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग तो है, लेकिन दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व है, इंडिया 40 इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले बात करता हूँ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर खुद के बिजनेस के लिए यूज होता है तो वहाँ पे अप्लाई होता है इंडिया 16। इंडिया 16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, या फिर हम एक शोरूम है, बिल्डिंग में शोरूम है, वो हम गुड्स बेचने के लिए यूज कर रहे हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं रेंट कमाना, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना, तो वहाँ पे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस का कॉन्सेप्ट आएगा, और वहाँ पे हम लोग इंडिया 40 नहीं, इंडिया 16 बोलेंगे। सो इफ एनी right, if any land and building, if any land and building, लिखो if any land and building if any land and building is held if any land and building is held for production of goods, if any land and building is held for production of goods or for supply of services, if any land and building is held for production of goods or for supply of services, then it will not be considered as investment property. It will not be considered as investment property, but it will be considered as owner occupied property used for own business. It will be considered as owner occupied property used for own business, and India's 16 will be applicable. India's 16 will be applicable. Owner occupied property used for own business, India 16 will be applicable. इसमें मैं दो एग्जाम्पल दे देता हूं. एग्जाम्पल 1, एक्स लिमिटेड. X Limited held a factory building.
X Limited held a factory building which is used for X Limited held a factory building which is used for which is used for production of goods. Which is used for production of goods and services. So यहाँ पे इंडिया 16 अप्लाई होगा क्योंकि इट इज नॉट हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन. ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है. एक एग्जांपल और, एक्स लिमिटेड held a showroom. X Limited held a showroom which is used for sale of goods. Which is used for sale of goods. Sale of goods and services. तो यहाँ पे भी इंटेंशन रेंट कमाना नहीं है, इंटेंशन कैपिटल एप्रिसिएशन ही. ओनर ऑक्यूपाइड यूज फॉर ओन बिजनेस, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. तो इंटेंशन रेंट कमाना नहीं है, इंटेंशन ना रेंट कमाना ना कैपिटल एप्रिसिएशन. ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है. सो इंडिया 16 विल बी एप्लीकेबल. फिर लिखोगे एक दो लाइन बची है, मैं नए पेज पे शिफ्ट हो रहा हूँ. पॉइंट नंबर 2. फिर से लैंड एंड बिल्डिंग इन्वॉल्व है, लेकिन इंडियाज 40 एप्लीकेबल. यही चल रहा है ना कॉन्सेप्ट 2 में. अदर केसेस जहां पे लैंड एंड बिल्डिंग तो इन्वॉल्व है लेकिन इंडियाज 40 एप्लीकेबल नहीं है. सो लिखोगे इंडियाज 2. India's to inventories. India's to inventories. If any land and building if any land and building is held for resale if any land and building is held for resale in ordinary course of business. ये इंपॉर्टेंट है. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब अपना बिजनेस वही है. इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अंडरलाइन करना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को. समझ में आता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब अपना बिजनेस यही है, खरीदना बेचना. वी डील इनटू दिस in ordinary course of business, then it will be treated as inventory. Then it will be treated as inventory. Inventory not for earning rentals but for earning profits. It will be treated as a inventory for earning profits.
for earning profits, and it will be covered under Ind AS 2. It will be covered under Ind AS 2. It will be covered under Ind AS 2. ठीक है ना? इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. मैंने तुमको एक बिल्डर का एग्जांपल दिया था. देखो एग्जांपल रहेजा बिल्डर्स, purchase plots for resale. Purchase plots Raheja Builders purchase plots for resale. सो बिल्डर है. सो बिल्डर का तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है. मैंने बिल्डर लिख दिया इसलिए मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं लिखा कि बिल्डर है तो इसका तो काम यही है. तो यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा. अनसोल्ड प्लॉट्स को हम लोग इन्वेंट्री मानेंगे फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. वी विल कंसिडर एज इन्वेंट्री फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ. एग्जाम्पल नहीं, अगला पॉइंट. अच्छा, यहाँ पे एक Ind AS 115 भी होता है. मैंने ये समझाते समय मिस आउट कर दिया. Ind AS 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है. Ind AS 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. Ind AS 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. मैं एक एग्जांपल और बताता हूं तुम लोगों को. सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है. कॉन्ट्रैक्टर की खुद की प्रॉपर्टी तो होती नहीं. कॉन्ट्रैक्टर तो बिल्डिंग बनाएगा ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी, और वो बिल्डिंग बना के रेडी करेगा और कॉन्ट्रैक्टी उसको उसके बदले में उसका जो भी चार्जेस है, उसका जो भी उसने जो काम करके दिया इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन मिलेगा. आज मैं किसी के लिए उसका बंगलो बिल्डिंग बनाऊंगा तो मेरे को मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगी. तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस Ind AS 115 में रेवेन्यू बोल के रिकॉग्नाइज होती है. ये कोई रेंटल इनकम नहीं है. ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बना के बेच दी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए. ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन. सो मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्टर का दे रहा हूँ कि मैं किसी के बिहाफ में, अगर किसी के बिहाफ में लैंड को डेवलप करके उस पर बिल्डिंग बना के अगर बेचता हूँ तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा, वो रेवेन्यू है. इफ एनी बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, if any building is constructed by one party, if any building is constructed by one party on behalf of other party, if any building is constructed by one party on behalf of other party, then it will be covered.
then it will be covered under Ind AS. It will be covered under Ind AS 115. It will be covered under Ind AS 115. एक एग्जाम्पल लिख लो. A contractor constructs a building on behalf of contractee. A contractor constructs a building on behalf of contractee and in return gets consideration. And in return gets consideration, that is contract price. तो ये एक रेवेन्यू है, ये तुम्हारी इनकम है, इसका कोई Ind AS 40 से लेना देना नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दिस विल बी ट्रीटेड. This will be treated. This will be treated as revenue. Under Ind AS 115. रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है ये. जैसे सी इंटर में तुम्हारे पास AS 9 था ना, तो यहाँ पे AS 9 नहीं, यहाँ पे आएगा Ind AS 115. हाँ, मैंने तुमको एक एग्जांपल और दिया था. मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, पुरानी फैक्ट्री मैंने डिसकंटिन्यू की क्योंकि मैंने नई फैक्ट्री बिल्डिंग बना ली, पूरी फैक्ट्री वहाँ शिफ्ट कर दी और पुरानी फैक्ट्री को आज जो हालत में वही हालत में बेचना चाहता हूँ. जैसे वही हालत में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे Ind AS 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अप्लाई होगा. Ind AS 105 non current assets held for sale. Non-current assets held for sale. So लिखो, if any land and building which was used earlier if any land and building which was used earlier in business operation if any land and building which was used earlier in business operations but
but now held for, which was used earlier in business operations but now held for sale, held for sale immediately in the same condition. But now held for sale immediately in the same condition. ये अंडरलाइन करो, immediately in the same condition. कुछ टाइम रुक के कुछ काम करवा के बेचना चाहूँगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में अप्रिसिएशन चल रहा है. मेरे दिमाग में कोई अप्रिसिएशन नहीं. जो हालत में वो हालत में इमीडिएटली कोई आए, आज अगर कोई आए डील हो जाए तो मैं आज बेचने को तैयार हूँ. देन इट विल बी अकाउंटेड अंडर, then it will be accounted under. It will be accounted under India's 105. India's 105. इस पे भी एक एग्जाम्पल लिख लो. Write one example on this also. X Limited discontinued. X Limited discontinued production in old. X Limited discontinued production in old factory building because new modernized factory building is constructed and X Limited discontinued production in own factory building because new modernized factory building is constructed and production is shifted. And production is shifted from old building and production is shifted from old building to new building. Old building to new building. Old building is now old building is now held for sale. Old building is now held for sale immediately in the same condition.
Old building is now held for sale immediately in the same condition. Full stop. It will be treated. It will be treated under Ind AS 105. Under Ind AS 105. Non-current assets. Non-current assets held for sale. Non-current assets held for sale. चलो यहां तक हो गया. अब मेरे पास है ना कुछ पॉइंट्स और है समझाने के लिए. सुनो, मेरे पास एक है ना वेकेंट जमीन पड़ी है. वेकेंट जमीन पड़ी है मेरे पास, या फिर वेकेंट मैंने एक फ्लैट परचेज किया था जो कि वेकेंट पड़ा हुआ है. तुम बोलोगे सर वेकेंट का मतलब है, अरे अभी तक मैंने उसको रेंट पे नहीं दिया. मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, मैंने रेंट पे नहीं दी. फ्लैट खरीदा, क्यों मैंने रेंट पे नहीं दिया? क्योंकि मैं कोई इंडिविजुअल को रेंट पे नहीं देना चाहता हूँ. मेल हो या फीमेल, मैं कोई इंडिविजुअल को नहीं देना चाहता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली को ही देता हूँ. मैंने एजेंट को बोल रखा है और उनसे भी मैं मिलूंगा एंड बात करके अगर मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कि अच्छी फैमिली है, क्योंकि नहीं तो प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो. सो मैंने मेरे को एक स्पेसिफिक टाइप के टेनेंट्स ही चाहिए. वो मिल जाते हैं तब मैं रेंट पे दे देता हूँ. फिर खाली हो जाती है, फिर से मैं उस टाइप के टेनेंट्स ढूंढता हूँ और उन्हीं को देता हूँ. तो आज मेरे पास वो जो प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी है, वेकेंट पड़ी है. तो सर खाली पड़ी है तो ना तो आप रेंट कमा रहे हो और आपका कोई बेचने का तो विचार है नहीं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, और रेंट भी नहीं कमा रहे हो, तो इसको क्या ट्रीट करें? अरे इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे, इंड AS 40 ही अप्लाई करेंगे. बिकॉज मेरा इंटेंशन तो रेंट कमाना ही है. तो जरूरी नहीं है रेंट की इनकम चालू रहेगी तभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अगर हेल्ड फॉर रेंटल्स है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. जैसे ही मेरे को मेरे मुताबिक टेनेंट मिल जाए मैं इसको रेंट पे दे दूंगा. सो आइदर आई एम अर्निंग रेंट टुडे और आई मे अर्न रेंट. I may earn rent in future. That is, it is held for rentals. It is not held for production of goods, for supply of services. It is held for rentals. So even though the property is vacant, लेकिन इंटेंशन रेंट कमाना ही है तो इसे Ind AS 40 अप्लाई होगा. यहाँ पे Ind AS 40 अप्लाई होगा. ये मेरे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर. एक लाइन छोड़ के लिखना, यही पॉइंट में चल रहा है. पॉइंट्स टू रिमेंबर. मैं तुमको ऐसे याद रखने के लिए 3 पॉइंट्स और समझाऊंगा जिसमें तुम्हारे दिमाग से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस किस को मानना है, किसको नहीं मानना है. सो इफ एनी प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट, इफ एनी प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके क्लासिफिकेशन पे, वो फिर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी. इफ एनी प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है. इफ एनी प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट, if any property remains vacant, then if any property remains vacant, then it will not have any impact on its classification. Full stop.
It will not have any impact on its classification, full stop. It can also be said that actual rental income is not necessary, but actual rental income is not necessary, but intention of earning rentals. But intention of earning rentals. But intention of earning rentals. But intention of earning rentals is only required. Intention of earning rentals is only required. ये मेरा पॉइंट नंबर 1. और 2 पॉइंट समझा रहा हूं. अरे मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट भी पड़ी रहेगी तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इंटेंशन रेंट कमाना है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. और सुनो, अगर सपोज मैंने एक जमीन खरीदी, कोई पूछे क्यों खरीदा, तो मैंने बोला मालूम नहीं. क्या करोगे? मैंने बोला कोई डिसाइडेड नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं किया. बेचोगे? अभी तो वो कुछ सोचा नहीं है मैंने. जमीन खरीद ली, क्या करूंगा मालूम नहीं. बेचूंगा नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है. तो फिर उसको बोला जाता है इफ एनी लैंड इज हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज. अरे मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा है तो ही तो मैं ज़मीन खरीदूंगा. वो सरप्लस पैसे से मैं एफडी करा सकता हूँ, वो सरप्लस पैसे से मैं बॉन्ड्स खरीद सकता हूँ, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. वैसे मैंने ज़मीन में इन्वेस्ट किया है. और कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस है, आज किस लिए खरीद रहा हूँ पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में कुछ ना कुछ देके ही जाएगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा इसका. सो कहीं ना कहीं अपने डीप थॉट्स में कैपिटल एप्रिसिएशन छुपा हुआ है. समझा कि नहीं? अगर कोई ज़मीन खरीदी है फॉर अनडिटरमाइंड यूज तो उसको भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे, क्योंकि उस पर कोई यूज़ करके कोई रेंट कमाना, कोई अभी एट प्रेजेंट कुछ नहीं पता, लेकिन दिमाग में ये है जिस दिन बेचेंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देके ही जाएगी ज़मीन. घाटे का सौदा नहीं है. सो इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा. सो इफ एनी लैंड इज हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज, पहले क्या बोला? वेकेंट पड़ी है, लेकिन इंटेंशन रेंट कमाना. अभी तो इन्वेस्टमेंट किया है, कोई रेंट वेंट के बारे में नहीं सोच रहे, क्या करेंगे कुछ नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन अपने थॉट में छुपा है. सो इफ एनी लैंड इज हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे. और एक पॉइंट, कोई लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैंने मेरे स्टाफ को दिया है, एम्प्लॉयज़ को दिया है, डायरेक्टर्स को दिया है, किस चीज़ के लिए? रहने के लिए, एकोमोडेशन के लिए. तुमको मालूम है बिड़ला की कॉलोनी होती है, ये कुमार मंगलम बिड़ला, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द बिड़ला ग्रुप. ये अपने एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेशन भी देते हैं. जो एम्प्लॉय काम करता है ना बिड़लास में, तो वो लोगों को इनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, इनकी कॉलोनी होती है बिड़ला कॉलोनीज. और वो अपने कॉलोनी में जो इनके यहाँ पे स्टाफ काम करता है उसको रहने के लिए 1 BHK का घर भी देते हैं. 1 BHK 2 BHK डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन. वो उनको रहने के लिए घर भी देते हैं. 20-20 साल 30-30 साल वो लोग जब तक वहाँ पे जॉब करते हैं तब तक उनको एकोमोडेशन भी मिलता है. तो उसी की बात कर रहा हूँ. अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने मेरे स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को एकोमोडेशन के लिए दिया है, वो क्यों दिया है? ताकि वो फैक्ट्री ऑफिस के नज़दीक ही होगा एकोमोडेशन.
ताकि उनको आने में कोई तकलीफ नहीं हो, वो रेगुलर काम पे आए और मेरा बिजनेस स्मूथली चले। अरे कहीं ना कहीं मेरे स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए ये मैं अकोमोडेशन दे रहा हूं। ये कोई रेंट कमाना मेरे दिमाग में नहीं है, कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, ये मेरे बिजनेस को स्मूथली अच्छी तरीके से चलाने के लिए खर्चा किया जा रहा है। सो ये लैंड एंड बिल्डिंग जो मैं हेल्ड कर रहा हूं फॉर स्मूथ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, कि मेरा बिजनेस डेवलप हो। अरे इनको मैं अकोमोडेशन दूंगा तो कम से कम इनके रेंट का मैं 10 से 15 हज़ार रुपया बचा रहा हूँ। 10 से 15 हज़ार रुपया रेंट का बचा रहा हूँ। ये लोग मेरे लिए लॉयल रहेंगे और मेरे लिए ऐसा ज़बरदस्त काम करेंगे कि मेरा बिजनेस डेवलप होगा। सो ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग जो मैं अकोमोडेशन के लिए दे रहा हूँ और जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानते। यहाँ पे कोई रेंट नहीं कमाना है, कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं कमाना है, बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हमने ये एकोमोडेशन दिया है। तो यहाँ पे इंडिया 16 विल बी एप्लीकेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो मैंने 3 स्पेशल पॉइंट्स बनाए। अगर कोई प्रॉपर्टी वेकेंट रह गई, इफ एनी प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। मेरा अगर रेंट कमाना इंटेंशन है तो वो इंडियस 40 में डील होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई लैंड मैंने अनडिटरमाइंड यूज़ के लिए खरीदी है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं दिमाग में कैपिटल एप्रिसिएशन चल रहा है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी स्टाफ को एकोमोडेशन के लिए दे रखी है तो वो बिजनेस चलाने के लिए, रेंट कमाने के लिए नहीं, तो वहाँ पे इंडिया 16 लिखो। इफ एनी लैंड if any land is held for undetermined use, if any land is held for undetermined use, then it will be considered as investment property. It will be considered as investment property. And third point, if any land and building is given to staff if any land and building is given if any land and building is given to staff employees or directors, staff, employees or directors for accommodation, if any land and building is given to staff, employees or directors for accommodation, then it will be considered then it will be considered as property, plant and equipment. India 16.
India's 16 will be applicable. India's 16 will be applicable. It is assumed that it is held for. It is assumed that it is held for normal business operations. It is held for normal business operations. चलो कॉन्सेप्ट 2 भी कंप्लीट हुआ अपना. वी हैव कंप्लीटेड कॉन्सेप्ट 2 ऑल्सो. काफी डिटेल में अपना कवरेज हो गया है. ये जैसे रीड करोगे ना राइट फ्रॉम बिगनिंग, तो मेरी हर एक बोली हुई बात तुमको याद आ जाएगी. यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया. क्योंकि जो मैं बोलता हूं सब लिखवा के दे देता हूं. लिखो कॉन्सेप्ट 3. जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो रोमन नंबर्स में लिखना है. लिंक ऑफ इंडियाज 40 link of India's 40 with India's 116. India's 116 लीज वाला स्टैंडर्ड है. सो इंडियाज 40 का कनेक्शन विद लीज. देखो दो टाइप की लीज होती है. एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंस लीज. लीज में दो टाइप के लीज होते हैं. एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंस लीज. ऑपरेटिंग लीज में हम लोग सामने वाली पार्टी जिसको हम बोलते हैं लेसी को सिर्फ और सिर्फ अपना एसेट यूज करने देते हैं, उसके बदले में हम उससे भाड़ा लेते हैं. लेकिन फाइनेंस लीज का केस अलग होता है. फाइनेंस लीज में जो लेसी होता है, ऑपोजिट पार्टी है, वो हमको भाड़े के फॉर्म में एक्चुअली ईएमआई दे रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और एट द एंड ऑफ लीज टर्म वो एसेट उसका हो जाता है. सो फाइनेंस लीज में जो लेसी होता है वही ओनर होता है. एक बार मैंने उसको एसेट दे दिया लीज पे तो वही एज्यूम्ड ओनर है, क्योंकि वो मेरे को रेंट जो दे रहा है लास्ट में, वो मेरे को ईएमआई दे रहा है लास्ट में, वो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे को इंटरेस्ट के साथ दे देगा और वो एसेट उसका बन जाएगा. हायर परचेज और कुछ नहीं. सो ऑपरेटिंग लीज में तो रेंट का मॉडल है. ऑपरेटिंग लीज जो है ना वो तो रेंट का मॉडल है. वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, रेंट का मॉडल है. सो इंडियाज 116 में जब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, इंडियाज 116 नहीं, जब मैं इंडियाज 40 में बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो तुमने बोला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दो पर्पस के लिए हेल्ड की जाती है. एक तो रेंटल्स कमाने के लिए और दूसरा एप्रिसिएशन के लिए. तो अब बात एप्रिसिएशन की नहीं कर रहे हैं. जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसमें एप्रिसिएशन की बात नहीं होगी, उसमें बात होगी रेंटल्स की. जब हम रेंटल्स की बात करते हैं तो तुम बोलोगे सर रेंट तो हम भाड़े पे दे के कमाते हैं ना, तो भाड़े पे देना तो लीज हो गया ना, लीज का एग्रीमेंट बनेगा ना. यस, लीज का एग्रीमेंट बनेगा. बात याद रखो, मैं ये वाले टॉपिक में लीज ऑफ मशीनरी, लीज ऑफ व्हीकल, लीज ऑफ फर्नीचर, मैं कोई और एसेट के भाड़े पे देने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग भाड़े पे देने की बात कर रहा हूँ. इंडियाज 116 लीज वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्टेड है, ओनली फॉर गिविंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑन लीज. हाँ, तो
ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। लीज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, फर्नीचर, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, लीज ऑफ व्हीकल, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब इंडिया 116 डील करेगा। लीज वाला स्टैंडर्ड डील करेगा, लेकिन लीज ऑफ भाड़े पे अगर लैंड एंड बिल्डिंग देते तो ये स्टैंडर्ड का कनेक्शन इंडिया 116 से होता है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है ना इंडिया 40 का इंडिया 116 से, वो सिर्फ और सिर्फ लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। लेकिन जब लीज पे देते तो दो टाइप के लीज होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, देखो मैं तुमको बता देता हूं, लीज के सारे ट्रीटमेंट इंडिया 116 डील करेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली हेल्ड फॉर रेंटल्स, अरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल्स, इसकी जो अकाउंटिंग होगी रेंटल की वो इंडिया 116 डील करेगा। इसकी अकाउंटिंग जो होगी इंडिया 116 डील करेगा। अब मैं बता रहा हूं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। अरे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है ना, एक होता है लेसर, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और एक होता है लेसी, जो प्रॉपर्टी को यूज करता है, और वो सिर्फ यूज ही कर सकता है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं हो सकती है, ओनर यही है, ओनर यही है। एक होता है फाइनेंस लीज, इसमें भी दो पार्टी होते हैं, लेसर एंड लेसी। लेकिन लेसर को लेसी रेंटल्स के फॉर्म में पूरे एसेट की कीमत चुका देता है विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो पूरे एसेट की कीमत चुका देता है, तो ये ओनर लास्ट में यही ओनर बन जाता है। तो फाइनेंस लीज में पहले से डे वन से हम ओनर इसी को मानते हैं, हम ओनर इसी को मानते हैं। बोलो, हम ओनर इसी को मानते हैं। मैं क्या समझाना क्या चाहता हूँ वो सुन लो पहले। मेरा सबसे पहला पॉइंट, दो टाइप के लीज होते हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। अगर ऑपरेटिंग लीज हुई तो लेसर ही ओनर है, लेसर ही ओनर है, क्योंकि उसने लेसी को जो एसेट दिया यूज करने के लिए दिया, उसके लिए भाड़ा देगा। कभी भी लेसी वो एसेट को ओन नहीं कर पाएगा। जिस दिन वो यूज करना बंद करेगा, हम हमारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, किसी और को भाड़े पे दे देंगे। लेकिन फाइनेंस लीज में जो लेसी है वही ओनर बन जाएगा, क्योंकि वो रेंटल्स नहीं दे रहा, वो हमको ईएमआई चुका रहा है, ईएमआई चुका रहा है। तो फिर अब एक चीज मालूम पड़ गई, ऑपरेटिंग लीज में लेसर इज द ओनर एंड फाइनेंस लीज में लेसर नहीं, लेसी इज द ओनर, लेसी इज द ओनर। ऑपरेटिंग लीज में तो लेसर के बुक्स में जाएंगे और बोलेंगे अप्लाई इंडियाज 40, अप्लाई इंडियाज 40, क्योंकि लेसर ने लैंड एंड बिल्डिंग भाड़े पे दे रखी है। तो ऑपरेटिंग लीज में तो लेसर की बुक्स में जाएंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, वो इंडियाज 40 के बाउंड्री में ही आने वाला है, क्योंकि भाड़े पे दे रखा है। लेकिन फाइनेंस लीज में लेसर की बुक्स में नहीं जाएंगे, ओनर कौन है, लेसी है, लेसी के बुक्स में जाएंगे और देखेंगे लेसी क्या कर रहा है प्रॉपर्टी से। अगर लेसी वो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो बोलेंगे इंडिया 16, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। और अगर लेसी ने वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रखी है, वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रखी है, तो बोलेंगे इंडियाज 40। ऑपरेटिंग लीज में लेसर के बुक्स में जाएंगे और इंडियाज 40 ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि लेसर ने भाड़े पे ही तो दे रखी है और क्या कर रखा है, अरे भाड़ा ही तो कमा रहा है। लेकिन फाइनेंस लीज में ओनर लेसर नहीं है, लेसी ओनर है। लेसी के बुक्स में जाके देखेंगे लेसी वो एसेट का कर रहा क्या है, वो अपनी फैक्ट्री चला रहा है, अपना शोरूम चला रहा है, अपना ऑफिस कर रखा है, अकाउंटिंग ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, तो बोलेंगे इंडिया 16। लेकिन अगर उसने भी किसी को भाड़े पे दे रखा है, थर्ड पार्टी को, तो बोलेंगे इंडिया 40। तो मेन तो ये समझाना था किसकी बुक्स में जाके चेक करेंगे। लीज अकाउंटिंग में हम सिर्फ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। अगर लैंड एंड बिल्डिंग हमने लीज पे दे रखी है, अगर ऑपरेटिंग लीज है, तो ओनर लेसर है, लेसर के बुक्स में जाके इंडियाज 40 ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसने भाड़े पे दे रखी है, भाड़ा कमा रहा है।
लेकिन अगर फाइनेंस लीज है तो ओनर लेसर नहीं है, ओनर लेसी है। लेसी के बुक्स में जाओ और पहले जाके चेक करो लेसी वो प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है। लेसी क्या वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रखा है उसने? लेसी ने वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रखी है किसी को तो इंडियस 40, लेकिन लेसी अगर खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है देन इंडियस 40 नहीं, इंडियस 16, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोलो बच्चों, कनेक्शन पता चला? मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं लीज ऑफ फर्नीचर की, लीज ऑफ मशीनरी की, लीज ऑफ एनी अदर इक्विपमेंट की। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लीज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। ऑपरेटिंग लीज में ओनर लेसर है, फाइनेंस लीज में ओनर इज लेसी। ऑपरेटिंग लीज में तो लेसर के बुक्स में इंडियस 40 ही अप्लाई होगा क्योंकि लेसर भाड़ा ही तो कमा रहा है। लेकिन फाइनेंस लीज में लेसी ओनर है तो उसके बुक्स में जाके चेक करो वो कर रहा क्या प्रॉपर्टी से। जो उसने प्रॉपर्टी हमसे ली है लीज पे, फाइनेंस लीज पे, मतलब वो ओनर ही है, वो ईएमआई चुका रहा है, भले ही लीज का एग्रीमेंट कर रखा है लेकिन वो ओनर ही है, वही एज्यूम्ड ओनर है। तो लेसी के बुक्स में जाके चेक करेंगे वो प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है। बच्चों समझा क्या नहीं समझा? मेरे को क्लैरिटी चाहिए तुम्हारे पास से। बोलो बोलो बोलो। ऑपरेटिंग लीज में ओनर कौन है? लेसर। ऑपरेटिंग लीज में ओनर कौन है? लेसर। और इंडियस 40 ही लगेगा क्योंकि उसने भाड़े पे देके भाड़ा ही कमा रहा है। ऑपरेटिंग लीज तो रेंट का मॉडल है, मैं लेसी को एसेट देता हूं, यूज करता है, भाड़ा चुकाता है, एसेट कभी उसका नहीं बनता है। लेकिन फाइनेंस लीज में लेसी ईएमआई चुका रहा है। आज मेरा हाउसिंग लोन है वो फाइनेंस लीज ही तो है, कार लोन है वो फाइनेंस लीज ही तो है, लास्ट में वो घर मेरा हो जाएगा, कार का लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद कार मेरी हो जाएगी, फाइनेंस लीज ही तो है। तो मैं बात कर रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर मैंने फाइनेंस लीज पे दी है तो ओनर लेसी है, उसके बुक्स में जाके चेक करो लेसी क्या कर रहा है, खुद यूज कर रहा है खुद के बिजनेस के लिए, इंडियस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और किसी और को भाड़े पे दे रखा है तो इंडियस 40। बस यही मैं समझाना चाहता था, यही समझाना चाहता हूं। लिखो वी शुड कंसिडर we should consider application of India's 40 we should consider application of India's 40 in the following two cases. In the following two cases. Number one, operating lease, and number two, finance lease. ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में ओनर लेसर होता है, लेसर के बुक्स में जाके इंडियस 40 ही अप्लाई होता है, वहां पे तो कोई डबल थॉट्स ही नहीं है। लिखो अंडर ऑपरेटिंग लीज लेसर इज द ओनर, under operating lease lessor is the owner due to which lessor is the owner due to which lessor applies
India's 40. Lesser applies India's 40. For accounting of इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिकॉग्निशन, उसका डेप्रिसिएशन, उसका रिवैल्यूएशन, की रिवैल्यूएशन करते क्या नहीं करते, उसका डिस्पोजल, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग इधर होगी। वो जो रेंट की अकाउंटिंग तो इंडिया 116 करेगा। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि इंडिया 40 अप्लाई होगा लेसर के बुक्स में। नंबर 2, अगर फाइनेंस लीज है तो लेसी ओनर है। लेसी के बुक्स में जाके चेक करना पड़ेगा। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज, अंडर फाइनेंस लीज, under finance lease, under finance lease lessee is assumed owner. Under finance lease lessee is assumed owner due to which under finance lease lessee is assumed owner due to which under finance lease lessee is assumed owner due to which it has recorded all entries. Lessee is assumed owner due to which it has recorded all the entries. It has recorded all the entries related to property. Full stop. The following further cases. Following further cases may be relevant. Following further cases may be relevant. Point A. May be relevant. Point A. If lessee will give this property for rent, अगर लेसी ये प्रॉपर्टी रेंट पे देता है टू थर्ड पार्टी, if lessee will give this property for rent to third party, then apply India's 40. तो इंडियाज 40 अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर खुद के बिजनेस के लिए यूज करता है तो अप्लाई करेंगे इंडियाज 16। अगर वो खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो हम लोग अप्लाई करेंगे इंडियाज 16। वी विल अप्लाई इंडियाज 16।
Number B, if lessee will use this property, if lessee will use this property for his own business, then apply इंडिया 16. याद रखना, सी इंडिया 40 खाली डील करेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग से, वो क्लासिफिकेशन ऑफ लीज से डील नहीं करेगा. लीज जो क्लासीफाई करना नहीं, ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज, वो इंडिया 116 क्लासीफाई करके देगा. जो भी अकाउंटिंग होगी रेंटल्स की, लीज की, वो इंडिया 116 करेगा. अगर सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोजर है, वो सब इंडिया 116 डील करेगा. इंडिया 40 सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, बस उसी की बात करेगा. ये मैं नोट में लिखा देता हूँ. अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब काम, ये सारे काम इंडिया 116 के. एक लाइन छोड़ के लिखो नोट, लिखोगे इंडियाज India's 40 does not India's 40 does not deal with India's 40 does not deal with classification of lease, ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है. इंडियाज 40 अकाउंटिंग ऑफ लीज की भी, लीज का डिस्कशन भी नहीं करेगा. ये सब इंडिया 116 का काम है. अकाउंटिंग फॉर लीज, अगर कोई सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है, वो भी इंडिया 40 नहीं डील करेगा, इंडिया 116 डील करेगा. सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस. सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस ना डील करेगा. डिस्क्लोजर, लीज का जो डिस्क्लोजर होगा वो भी इंडिया 116 ही डील करेगा. इंडिया 40 सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से डील करेगा. India's 40 deals only with measurement of investment property. लीज की अकाउंटिंग, लीज का क्लासिफिकेशन, सेल एंड लीज बैक के ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर, ये सब से डील करेगा इंडिया 116. इंडिया 40 डील नहीं करेगा. इंडिया 40 सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, बस उसका डेप्रिसिएशन, ये सब से डील करेगा. दैट इज मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ही डील करेगा. चलो, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, एक ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं.